तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। घर की जिम्मेदारियां सिर पर आती है तो सबसे लाडली औलाद भी समझदार हो जाती है। ऐसा ही कुछ हाल मेरा था। आज भी खौफनाक रातें थीं। ऑफिस से बाहर आई तो चारों ओर सन्नाटा का बसेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दूर दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी जो माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैं हर चीज़ को इग्नोर किए सिर झुकाए धीरे धीरे पीजी की तरफ भाग रही थी। जब आधी रास्ते पर आई तो मुझे एक साया नज़र आया कि मैं किसी की बता भी नहीं सकती थी। पीजी में कदम रखते ही मुझे सुकून मिला। सुबह हुई तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया था और ऊपर वाले की कृपा से मुझे जॉब मिल गई थी। मगर मसला सारा वक्त का था। रात के समय मुझे अकेले ही पीजी में आने में बहुत डर लगता था। मेरे साथ की लड़कियां दूसरी वक्त पर आती जाती थी, वरना मेरे लिए आसानी हो जाती। पहले दिन जॉब में आने से पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। रात के समय कारखाने से बाहर आई थी जब मैं वह आयतें अजीब सी होने लगी थी। अब मैं आने में बहुत डर लगता था। मेरे साथ की लड़कियां दूसरी वक्त पर आती जाती थी, वरना मेरे लिए आसानी हो जाती। पहले दिन जॉब में आने से पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा डरी सहमी थी। रात के समय कारखाने से बाहर आई थी जब मैं वह आयतें अजीब सी होने लगी थी। अब मैं सहम कर भी पीछे हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाकर देखा तो सांस एकदम से रुक की गई थी, क्योंकि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि एक भिखारी था जो मुझसे पैसे मांग रहा था। मैं उसको देखते हुए बोली थी, बिल्कुल ही बेवकूफ़ शख्स हो, एकदम आगे आ गए। तुम्हें पता है मेरा हार्ट अटैक हो जाना था, मैं घबरा कर बोली थी। जब वह बोला था, दे दो, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करेगा, वही हाथ फैलाते हुए दरकिनार अंदाज सा हो गया था। मैंने बोला था, ठीक है, मेरे लिए दुआ करना, मेरा प्रमोशन हो जाए। अगर प्रमोशन हो गया तो तुम्हें और पैसे दूंगी। ये कहते ही मैं रुक नहीं गई थी बल्कि आगे बढ़ गई थी। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत किस तरह बदलने वाली है। एक लंबी सफ़र तय करके मैं अपने घर पहुंच गई थी। पीजी छोटा सा था, एक कमरे का और एक छोटा सा कमरा किचन जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। घर पहुंचते ही मैंने कपड़े बदले थे, खाना निकाल कर जल्दी में खा लिया था और अपनी मम्मी को फ़ोन किया था। पहली बेल पर ही मम्मी ने कॉल रिसीव कर लिया था। थोड़ी देर उनसे बात करके मैंने बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे अपनी माजी के वो सुहाने दिन याद आ रहे थे जब मैंने कॉलेज से घर वापस आई थी तो मेरा पूरा सिर दर्द से हो उठा था। मम्मी बहन भाई मेरे आगे पीछे हो जाते थे। कोई मुझे पानी के गिलास ला कर देता था तो कोई मुझे किताबें ले कर देता था। मम्मी गरम गरम रोटियां मेरे लिए बना कर रखी होती थी। मगर अब तो ऐसा सब कुछ छूटा गया था। अकेली आती थी और खुद खाना गरम करती थी। कई बार तो ठंडा खाना ही खाकर सो जाती थी। ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बाबा का जाना मेरे अंदर से बिल्कुल तोड़ चुका था। ऐसा लगता था जैसे खुशियाँ मुझसे कोसों दूर जा चुकी हैं। आंखों में नमी चमकने लगी थी, लेकिन मैंने फ़ौरन ही खुद को काबू कर लिया और आंखें मूंद कर लेट गई थी, क्योंकि खुद करने से कोई फ़ायदा नहीं था। सुबह मुझे जल्दी उठना था, इसीलिए मैंने देर तक जाग नहीं सकी थी। थोड़ी देर बाद ही गहरी नींद में सो गई थी। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो सूरज पूरा चमक रहा था। मैंने फ़ौरन ही शावर लिया, जल्दी जल्दी कपड़े बदले और एक टोस्ट तैयार करके मैंने खुद ही अपने काम के लिए निकल पड़ी थी। न जाने क्यों आज सुबह ही बेदौर से हुई थी। मेरा दिल अजीब अंदाज से धड़क रहा था। न जाने क्यों एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने इस खुशी में अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था, क्योंकि मैं इस बात को बहुत गहराई से नोट किया था। जब भी मैं खुश होती थी मेरे साथ कुछ न कुछ ज़रूर होता था। मेरी खुशी चंद ही लम्हों की होती थी और फिर अचानक से मुंबई आना और फिर इतनी आसानी से जॉब का मिल जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए मैं अपनी जॉब की बहुत कद्र किया करती थी। मैंने अपना काम शुरू ही किया था जब हमारे मैनेजर सर मेरे पास आए थे और मुझे देखते ही बोले थे, आपको ऑफिस में याद कर रहे हैं, आपका नाम ही गीता रानी है ना। मैंने घबरा कर मैनेजर को देखा था और फ़ौरन ही बोली थी, क्यों सर, सब ठीक तो है।
हाँ, मैं गीता रानी हूँ। मेरे चेहरे की घबराहट को महसूस करके मैनेजर के मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरी आंखों को देखते हुए बोले थे, खुश रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। सर का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन सुबह आते ही मेरा जिक्र किया था। उन्होंने किसी भी तरह गीता रानी की आज मुलाकात करानी है। मैंने एक बार घबरा कर सिर को हल्के हिलाकर गुमशुदा की तरह डरते डरते केबिन की तरफ बढ़ी थी। आज से पहले मैंने कभी ओनर की शक्ल नहीं देखी थी। मैंने मैनेजर के अंडर ही काम करती थी, इसीलिए मेरी सैलरी, मेरी छुट्टियों में सारी चीज़ें मैनेजर ही के दम पर थी। मैंने घबरा कर बॉस को कमरे के दस्तक दी थी। पहले ही दस्तक में मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। मैं घबराई सी अंदर दाखिल हुई थी। बॉस अपनी जगह से खड़े हुए थे और मुझे देखते ही बोले थे, मुझे नहीं मालूम था कि हमारी कंपनी में काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉय के इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे। मैंने हैरत की उनकी तरफ देखा था कि वह बोल रहे थे कि मेरे चेहरे पर उलझन को बढ़ते हुए मैंने फ़ौरन ही अपना अंदाज़ा बदल लिया था और बोली थी, अरे कुछ नहीं, वैसे ही बोल रहा था। मुझे वह देखते ही बोले थे, चाय ठंडा कुछ लेंगी आप? मैंने सिर को ना में हिलाया था और देखते हुए बोली थी, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, सब ठीक है ना? आपने मुझे क्यों क्यों बुलाया? मेरा लहजा वाकई बहुत डरा सहमा सा था, क्योंकि उन मुझसे पहले ज़्यादा घबराहट हो रही थी। कल रात ही मैंने इस नौकरी को बहुत ज़्यादा सराहा रही थी। आज ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नौकरी किसी रात की हथेली पे फिसलती जा रही थी। वो मुझे देखते हुए बोले थे, मैंने आपका प्रमोशन कर दिया है, आपकी सैलरी आज से डबल। यह सुनते ही मैंने अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और उन्हें फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं। मैं अभी कुछ कहती उससे पहले ही वह मुझे मजीद बोल पड़े। मुझसे कहने लगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ, उनको प्रमोशन देना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को जो मेहनती हो, उन लोगों को नहीं जो सिर्फ़ और सिर्फ काम करने के लिए आ रहे हैं लेकिन लगन नहीं है। इसीलिए मैंने आपका नाम चुना है। आप बहुत मुबारक हो। जबकि मेरी दो चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। पापा का इंतकाल के बाद कई दिनों तक मुझे थोड़ी बहुत खुशी महसूस हुई थी। मैं फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और हाथ जोड़कर बॉस को देखते हुए बोली थी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे। मुझे वाकई बहुत पैसों की ज़रूरत थी और मुझे प्रमोशन भी चाहिए था। मैं वाकई बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। एक छोटी सी खुशी मेरे चेहरे की रंगत बिखेर दी थी। वह मुझे देखते हुए बोले थे, जी बस आप इस तरह से खुश रहा करो, हमारा भी काम होता रहेगा और आपकी भी तनख्वाह बढ़ती रहेगी। मैंने हैरान होकर उस आदमी को देखा था, क्योंकि वो मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो फ़ौरन ही बात को घुमाते हुए बोले थे, चलो ठीक है, बस आप तुम जाओ और अपना काम करो। मैं तुम्हारे लिए फ़ौरन ही बाकी का इंतज़ाम कर देता हूँ ताकि तुम्हें सैलरी के वक्त आसानी हो सके। मेरे सर को हल्की गुम्बिस मिली थी, फ़ौरन ही बाहर आ गई थी। मेरी वहाँ खुशी से खिल उठी थी। खुशी का दिल मेरा झूम उठा था। मैं बाहर आई और मैंने मैनेजर को फ़ौरन मुझसे सवाल किया था, मैं खैरियत, सब खैरियत तो है ना? तुम्हें क्यों बुलाया था? मैंने फ़ौरन ही खुशी खुशी उन्हें यह बात बता दी। मैनेजर मेरी बात को सुनकर हैरानी से बोला था, मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि सर ने ऐसा कैसे कर दिया। जहां मैं कई सालों से काम कर रहा हूं और उनकी मिन्नतें कर थक गया हूं। मेरी सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है और अचानक तुम्हें ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उन्होंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी और तुम्हें प्रमोशन भी दे दिया। मैंने अम्मी को फ्लैट में आकर मैंने अम्मी को फ़ोन करके तमाम बातों के बारे में बता दिया था। वह लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पापा का जाना हमारी कमर तोड़कर जा चुका था। घर में निज़ाम को संभालना कोई आसान बात नहीं है। घर का मर्द
सराहना होता है तो वही जानता है कि घर का निज़ाम किस तरह चलाना है। एक औरत कभी भी घर का निज़ाम नहीं चला सकती है, यही नहीं कर सकती है। एक औरत चला सकती थी, लेकिन मुझे जो काम एक मर्द को हासिल है वह कभी औरत हासिल नहीं कर सकती थी। पूरा दिन मामूली की दफ्तर से गुजर चुका था। रात को जब कंपनी से बाहर आई तो मेरे लबों को मुस्कुराहट फौरन ही जुदा हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ वाली लड़कियां अब दूसरी सिमत जा चुकी थी। सिर्फ एक वाहिद ही था जो घबराई सी रोड पर चल रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा पीछा कर रहा है। कोई मुड़ मुड़ कर देख रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी वजूद मौजूद नहीं था जो मेरे लिए खतरे का वायसा बने। मैं थोड़ी देर ही चली थी कि अचानक ही वही हाथ में आगे लेकर फिर फैला। फौरन ही ठिठक कर रह गई थी। सामने ही फकीर खड़ा हुआ था जिसे मैंने कल ही कुछ पैसे दिए थे। मुझे अपने कल की बातें याद आई थी कि कल मैंने उसको कहा था कि अगर मेरा प्रमोशन हो गया और मेरी सैलरी बढ़ गई तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगी। मैंने यह सोचकर कल के पैसे डबल कर दिए थे और उसको देखते ही बोली थी, तुम्हारी दुआ मेरे लिए एक कारगर साबित हुई। आज ही प्रमोशन हो गया है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अब तुम दुआ करना कि मेरे सारे मामलात हल हो चले, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए और मेरे भाई बहन अच्छे से सेटल हो जाएं। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, आप बाफ नहीं होती तो पता नहीं होता। मेरी बात सुनकर उस लड़के को सर हल्की सी जुम्बिश हुई थी और फिर एक तरफ खड़ा हो गया था, जिसका मतलब था कि अब जा सकती हूँ। मुझे एक भरपूर निगाह उसका वजूद पर डाली थी। मैंने देखा था कि वह लड़का काफ़ी हट्टा कट्टा मालूम होता था, लेकिन चेहरे पर काफ़ी बाल बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। हाथों पर कालिख लगी हुई थी और कपड़े भी बहुत मैले कुचैले से मालूम हो रहे थे। घर आकर मैंने फौरन ही अपने लिए खाना गर्म किया और खुशी खुशी अपने पलक पे निकल कर बैठ गई थी। उसके बाद मम्मी को कॉल करके थोड़ी देर बाद बातचीत की थी और फिर बिस्तर पर लेट गई थी। अभी मुझे आंख बंद किए हुए भी कुछ देर हुई थी कि अचानक मेरा मोबाइल बंद बंद उठा। मैंने हैरान होकर मोबाइल की जानिब देखा था, क्योंकि इस वक्त किसी के फ़ोन आना मेरे लिए हैरत अंगेज तौर पर परेशान कर देने वाला था। मैंने फ़ौरन ही कॉल रिसीव करके कान में लगाई थी, लेकिन आगे कोई जवाब नहीं मालूम हुआ था। मैंने फ़ौरन बोली, कौन है? हेलो, आवाज़ आ रही है? अगर ऐसा लगता जैसे अगला शख्स बाहर हो या गूंगा हो। फिर एक बार बोली, अगर बात करनी है तो जल्दी से जवाब दो, नहीं तो फ़ौरन फ़ोन रख दो। बेवजह मेरी नींद खराब कर दी है, सुबह उठकर काम पर जाना है, यह कहना था कि अचानक से फ़ोन बंद हो गया था। मैंने हैरत से नंबर को देखा था, क्योंकि नंबर बिल्कुल भी जाना पहचाना नहीं था। मैंने अपने कंधे उचकाए थे और मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दिया था। आंख बंद करने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। अगली सुबह का सूरज जब एक बार फिर नई उम्मीदों के साथ चमका था तो मैंने नाश्ता वगैरह करके बाहर आई तो पड़ोस वाली आंटी फ़ौरन ही मेरे पास आ गई थी। मैं अभी अपने पैरों में जूते ही डाल रही थी जब वह मुझे देखते ही बोली थी, सब खैरियत तो है ना बेटा? मैंने उनसे हैरत की जानिब देखा था। मैंने हल्की सी गुम्बिश दे दी थी, जी खैरियत है, वरना क्या हुआ? उन्होंने सर ने नफ़ी में हिलाया और मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए चली गई। कई थी, मैं हैरान हुई, भला क्या हो गया है इनको? सब खैरियत है? आप किस तरह से पूछ रही हैं और इस तरह क्यों देख रही हैं? मगर मुझे वाकई बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए मैं फ़िलहाल नहीं ठहर सकती थी। मैंने अपना सर झटका था और पीजी को ताला लगाया था। फ़ौरन ही मैंने कारखाने की तरफ बढ़ गई थी। कल ही मेरी सैलरी बढ़ी थी, मेरा प्रमोशन हो गया था। अगर आज ही लेट हो जाती तो बॉस की नज़र में मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाती, इसीलिए मैं जल्दी जल्द कारखाने पहुंचकर अपना काम संभाल ली थी। मैं जल्दी जल्दी कारखाने पहुंची थी और फ़ौरन ही अपने काम में जुट गई थी। थोड़ी देर और गुजारी थी जब अचानक से मेरे पास आए और मुझे देखते हुए बोले, आपके बॉस बुला रहे हैं, जाएं उनकी बात सुन लें। इस बार काफ़ी परेशान हो गई थी और मैनेजर को देखते हुए बोली, क्यों सर, सब खैरियत है? मैनेजर ने सर को ना में हिलाया और मुझे देखते हुए लाजमी इजहार किया था, जिसका मतलब था कि उन्हें कुछ
भी मालूम नहीं है। मैंने गहरी सांस ली और फिर बॉस के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। कल ही तो मेरा प्रमोशन हुआ था, कल ही तो मेरी सैलरी डबल हुई थी। खुदा न खास्ता अगर उन्होंने मुझे इनकार करने के लिए बुलाया होगा तो क्या होगा। मैंने तो मम्मी को भी सब चीज़ों के बारे में बता दिया था। वह लोग कितना खुश हो गए थे मेरी बातें सुनकर। यही सब सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली थी और सर को केबिन में दाखिल हो गई थी। सामने ही वह बैठे शायद कोई अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए थे और बैठने का इशारा करने लगे थे। उन्हें अपनी जगह से खड़ा होता देख मुझे ज़्यादा घबराहट हो गई थी और खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई थी। वह मुझे देखते हुए बोले थे, आज तो आपका मेरे साथ कॉफ़ी पीना ही पड़ेगा। सुना है हमारे कैंटीन में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनता है। वह कहते ही उन्होंने फ़ौरन ही 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया था। हालांकि मैंने उन्हें मना कर रही थी, मुझे अब काम करना है, मगर वो फ़ौरन ही बोले थे, अरे काम होता रहेगा, इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, कोई भी देख लेगा, आप मेरे साथ बैठिए। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आप इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट क्यों जानती हैं। उनकी बात सुनकर मैं एक बार फिर हैरान हो गई थी और उन्होंने देखते हुए बोली थी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही थी। किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप? कल के इसी बारे में बोल रहे थे, लेकिन आप फिर भी बात समझ नहीं आई थी। मेरी बात सुनकर वह लम्हे भर के लिए खामोश हो गए थे। ऐसा लगता था जैसे कुछ सोच रहे हैं। फिर सर ना में हिलाते हुए बोले थे, अरे छोड़ो, मुझे यह बताएं कि आप ज़्यादातर खाने में क्या पसंद करती हैं। मैं हैरान हो रही थी, मेरा बॉस होकर मुझे इस तरह से सवालात क्यों कर रहा था। मैं फ़ौरन बोल पड़ी थी, क्यों सर, सब ठीक तो है ना? आप खुद से इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी जैसे मेरी मम्मी को सर झुके, कोई इनसे तोहमत लगाए। बेटी को मुंबई भेजा तो इतनी ज़्यादा गुल खिलाएं। मेरी बात सुनकर वाज बोले थे, हम अच्छे एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छे कैंटीन रखवाते हैं ताकि दोपहर के खाने के वक्त उन्हें बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा था, नहीं सर, कुछ खास पसंद नहीं आए, जो भी मिलता है ऊपर वाले का शुक्र अदा करके खा लेते हैं। वैसे भी नौकरी पेशे लोगों की फरमाइश का कोई हक नहीं होता। मेरी बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए बॉस खामोश हो गए थे और फिर बोले थे, नहीं नहीं, आप बोलें, आपके लिए तो सब हाजिर हो जाएगा। आप तो बड़े लोग हैं। उनकी बात का अंदाज़ा देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो रही थी कि इतनी आसानी से मेरे साथ क्यों तब्दील हो रहे थे। मुझे मैनेजर सर ने बताया था कि हमारे बॉस बहुत ही खड़ूस तबीयत के इंसान हैं, ज़रा सा भी गुस्सा हो जाते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। ज़रा ज़रा सी बात पर एम्प्लॉयज़ की इज्जत धज्जियाँ उड़ा देते हैं। उनका जब दिल चाहता है लोगों की सैलरी काट लेते हैं, लोगों की सैलरी को कम कर देते हैं। फिर यह माजरा क्या था? मैं कुछ लम्हों के लिए इसी सोच में पड़ गई थी। उनका बार बार दबाव बढ़ रहा था कि उन्हें बताएं कि मुझे क्या पसंद है। मैं फिर सोच समझ कर बोली थी, कुछ खास नहीं सर, बस मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है। यह बोलकर मैं अपनी जगह खड़ी हो गई थी और उन्हें देखकर बोली थी, आप इजाज़त दें तो मैं काम वगैरह कर लूँ। कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे वापस बैठाना चाहते हो। फिर मेरा बेजारी भरा चेहरा देखकर वो बोले थे, चले ठीक है, आप काम वगैरह करें, मैं आपके लिए कैंटीन के इंतज़ाम करवाता हूँ। यह कहते ही उन्होंने फिर मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया था। मैंने सुकून का सांस लिया और यानी कि बेवजह वो मुझसे टाइम पास कर रहे थे। मुझे उनकी यह हरकत बहुत ही नापसंद आई थी और मैंने सर झटक कर बाहर आ गई थी और काम में मगन हो गई थी। मैं सुबह से ही काम पर महसूस कर रही थी कि मुझे लोग बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे। कुछ लोगों तो मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और कुछ तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी मेरी तरफ इशारा करके न जाने क्या कानाफूसी कर रहे थे। मुझे अब बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी कि ये लोग साथ हो रहा था।
मैं फ़िलहाल सर झटका कर अपने काम में ईमानदारी से काम करने लगी थी। ब्रेक टाइम होते ही मैंने अपना रुख कैंटीन की तरफ बढ़ाया था। बड़ी कंपनी की होने की वजह से कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दोपहर का खाना मुहैया कराती थी। अभी मैं कैंटीन में पहुंची ही थी कि वहां के सिस्टम को देखकर दंग रह गई थी। जगह जगह हरी सब्जियां रखी हुई थी और फिर जब मेरे सामने मेन्यू कार्ड रखा गया तो मैं और दंग रह गई थी, क्योंकि मेरा पूरा मेन्यू कार्ड ही तब्दील हो गया था। इसके ज़्यादातर सब्जियां ही मालूम होती थी, वरना हमारी कैंटीन की सब्जियां का नामो निशान नहीं था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। गांव की होने वाली की वजह से हम ज़्यादातर सब्जियां ही खाते, इसीलिए मेरी पसंद भी सब्जियों का ही सालन रहा करता था। मैंने फ़ौरन ही 2 सब्जियों का ऑर्डर दे दिया और चुपचाप बैठ गई। कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि मेरी टेबल को खाने से सजा दिया गया था, वरना तो तकरीबन आधे घंटे हम इंतज़ार करते रहते और आधे घंटे तक भी हम खाना नहीं खा पाते थे। इसके बाद ही जाकर कुछ खाने को मिलता था। मेरी तो आंखें ही खिल उठी थी। मैंने फ़ौरन ही ऊपर वाले का शुक्र अदा किया था, क्योंकि सुबह ही मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए मुझे इस वक्त ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना हलक में उतारा। सब्जी बहुत ज़्यादा लजीज बनी हुई थी। खाना खाने के बाद मैंने फ़ौरन ही अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। मेरा इरादा सबसे पहले अपना काम ख़त्म करना ही होता था, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करना चाहती थी। मेरा कहना था कि जब वो मुझे पैसे दे रहे हैं तो मुझे भी ईमानदारी दिखानी चाहिए। क्यों मैं किसी का पैसा बेकार में जाने दूं। मैंने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया था। जैसे ही रात के 9 बजे मैं अपना काम तमाम छोड़कर घर की तरफ बढ़ गई, लेकिन हमेशा की तरह आज भी रोड पर सन्नाटा था जो मेरे आसाब का सवार हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा रही थी। रास्ते भर मेरे दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाऊं, किसी भी किस्म की मुझ पर कोई ख़तरा ना हो। अभी मैं थोड़ी देर आगे बढ़ी थी कि हमेशा की तरह वह फ़कीर मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया था, जिसे मैं 2 दिन से पैसा दे रही थी। न जाने क्यों मुझे इस फ़कीर को देखकर एक ऐसा महसूस हुआ जैसे इस फ़कीर की वजह से ही मेरी किस्मत बदल रही है। ये 2 दिन से मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खुशहाल दिन थे। मैंने फ़ौरन ही अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और हंसते हुए बोले, तुम्हारे लिए ये पैसे वक्त लकी साबित हो रहा है। रोज़ाना बस यहीं आ जाया करो, मैं तुम्हें लाजमी पैसा दे दूंगी। मेरे लिए दुआ करना कि जैसा सब निज़ाम चल रहा है हमेशा ऐसा ही निज़ाम चलता रहे। ये कहते ही आगे बढ़ गई थी। कई बार मैंने दिल की ख्वाहिश पैदा हुई थी कि वो मुझसे कोई बात करे, मैं उसका पूरा चेहरा देख सकूं, मगर उसका अपना हुलिया ही कुछ इस तरह बनाया हुआ था कि एक लम्हे के लिए भी एक मामूली सी लड़की की डर जाती। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसे देखकर डर नहीं लगता था, एक अजीब सा अपनापन सा महसूस होने लगा था। मैंने अपना सर ढक लिया था और अपने पीजी पहुंच गई थी। मामूल के मुताबिक मैंने खाना खाया था, मम्मी को कॉल किया और फिर लेट गई थी। थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक मेरा मोबाइल बज गया था। मैंने हैरत से मोबाइल की तरफ देखा। कल वाला ही नंबर स्क्रीन पर झिलमिला रहा था। मैंने फ़ौरन ही कॉल रिसीव कर ली और सवालिया लहजे में बोली, कौन बात कर रहे हैं? कल भी कॉल आई थी, आपने किया था, जवाब ही नहीं आया। मैं आपसे कई बार पूछती रह गई और फिर कॉल बंद हो गई थी। बताइए तो सही, गूंगे हैं क्या? मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने 1-2 बार फिर से पूछा, कौन है? जवाब तो दे दो, मुझे बताओ तो सही, कोई काम है तो बताओ। लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आया था। इस बार मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया था। पता नहीं कौन अजनबी था जो रोज़ाना मुझे फ़ोन करके परेशान करता था। मैंने फ़ौरन ही उस नंबर को ब्लॉक कर दिया था और अपना सर झटक कर लेट गई थी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक पीजी की खिड़की से एक पत्थर उड़ता हुआ मेरे बिस्तर पर आ गिरा था। मेरी तो सांसें रुक गई थी। भला ये पत्थर किस तरह? मैंने फ़ौरन ही उस पत्थर को उठाया और उसमें से एक कागज़ लिपटा हुआ था। मैंने फ़ौरन ही उस कागज़ को खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ 3 अल्फाज लिखे हुए थे, मुझे अनब्लॉक करो। ये अल्फाज नहीं, गोया ये मेरे किसी बम के मानिंदा थे। मैंने फ़ौरन ही घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और खिड़की की तरफ देखकर आकर खड़ी हो गई और खोल दी। सर निकालकर जोर से बोली थी, कौन है बाहर? सामने आओ, किसने मुझे पत्थर मारा
और ये किसने लिखा है, मगर मेरी आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे पीजी में गूंज कर रह गई थी। भला कौन था ये शख्स जिसने मेरा नंबर भी हासिल कर लिया और मेरे घर का भी पता मालूम हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली लड़की थी और फिर मुंबई जैसे शहर में रहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं घबरा कर अपनी जगह पर बैठ गई थी और ऊपर वाले से दुआ करने लगी थी मेरी हिफाजत की जाए। मैंने फ़ौरन ही अच्छी तरह से खिड़की बंद किया था और पर्दे के बराबर कर दिए और खुद ही मोबाइल स्विच ऑफ करके लेट गई थी। मैंने फ़ौरन अभी तक नंबर अनब्लॉक नहीं किया था। पता नहीं कौन था जो मुझ तक पहुंच गया था। मेरा दिल किया कि मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करके उनसे थोड़ी बात करूं, उन्हें बताऊं कि मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है, लेकिन मैंने फिर यही गुमनाम किया कि वह बेवजह घबरा जाएंगी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ ज़रा भी टेंशन ले। वैसे भी पापा के देहांत के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार हो चुकी थी। एक बड़ी बेटी पर लाजिम हो जाता है कि वो अपनी माँ और भाई बहन का ख्याल रखे, या उससे बड़े भाई पर हमारा कोई बड़ा नहीं था बल्कि छोटा था जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अजीज था। वक्त अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता जा रहा था। मैं रोज़ काम के लगन से कर रही थी और रोज़ ही मुझे वो फ़कीर भी मिलता जिसे मैं पैसे दे देती। कई बार तो मेरा दिल किया कि मैं खुद ही उसके आगे बढ़कर उसके चेहरे के कपड़ा हटाऊं और उसका चेहरा देख लूं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मेरा कहना था कि जो जिस हैसियत पर है वहीं रहने दी जाए, ज़्यादा बढ़कर उसे न मार दिया जाए, क्योंकि लोग इज्जत मिलते ही अपना मकाम भूल जाते हैं। आज भी मालूम ही का दिन था। मेरा मसरूफियत से ही गुजरा था। रात की इत्तेफाकन आज मुझे बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन के जो काम था वह मैं आज ही पूरा करना चाहती थी ताकि मुझे नया काम मिल जाए। जल्दी जल्दी मैंने अपना काम पूरा किया था। ये सब करते हुए मुझे रात के 10 बज चुके थे। मैं जानती थी कि बाहर अब मुकम्मल सन्नाटा होगा और यही चीज़ मुझे खौफनाक कर रही थी, मगर मैं अपना सर झटक दिया और मेरे दिल में यही गुमान था कि रोज़ाना भी मुझे 9 बज जाती है और 10 बज गए थे, क्या होगा। अपना काम मुकम्मल करके जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरे सोचे हुए कि बिल्कुल ठीक मुताबिक चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से धड़क रहा था, लेकिन मैंने गहरी सांस लेकर अपने कदम आगे बढ़ाए थे। मैंने दिल ही दिल में दुआ करती हुई जा रही थी कोई रिक्शा वाला मिल जाए तो मैं उसमें बैठकर अपनी पीजी तक पहुंच जाऊं, वरना तो आमतौर पर पैदल ही चली जाती थी। मैं बेवजह के पैसे बर्बाद करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन रात इतनी ज़्यादा हो गई थी इसीलिए मैं दुआ करती रही थी कि रिक्शा ही मिल जाए तो बेहतर होगा। अभी मैं थोड़ी देर ही चली थी कि मुझे वह वजह तौर पर अपने पीछे कदमों से चुपचाप महसूस हुई थी। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो 3 लड़के अपने गले में चैन घुमाते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक गई। मैं घबरा कर तेज कदमों की तरफ चलने लगी। वो तीनों भागकर मेरे आगे बढ़ रहे थे और मैं एक तरफ कंधे से हाथ रखते हुए कहा, अरे जाने मन, हमें भी तो थोड़ा मौका दो। हाँ, जल्दी जल्दी भागी जा रही हो। जबकि मेरी सांसें तो रुक गई थी और मैं फ़ौरन ही उसके बगल से निकलने लगी थी तो एक ने मेरी कलाई को थाम ली और चेहरे को देखते हुए बोला, अरे बीबी, इतना भी क्या घबराना, हम तुम्हारे ही साथ हैं। इधर उधर जरा घुमाओ। तो बहुत ही वाहियात अल्फाज के मेरे करीब आने लगा था। वो भी मुझे अपने गले से लगा था। इससे पहले ही एक बड़ा सा पत्थर उसके सीने पर आकर गिरा। उसकी वजह से वह दूर जाकर गिर पड़ा था। मैं तो बौखलाकर दूर हट गई थी पीछे और इसके मुड़ने की वजह से ही मैं गिर चुकी थी। मेरी निगाहें जैसे ही सामने पे पलटना भूल गई थी, क्योंकि सामने और नहीं बल्कि वही फ़कीर था जो रोजाना मुझसे भीख मांगता था। उसके चेहरे पर उसका चेहरा देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे। वो देखने में बला का हसीन था। चिट्टी रंग, बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें, नाक अजनबी और खूबसूरत सी तरासी दाढ़ी, देखने वाकई कोई शहजादा लग रहा था, बिल्कुल किसी शहजादे की मानिंद। अब सबकी पिटाई कर रहा था। उसने चंद ही लम्हों में तीनों के धुनक कर रख दिया था, जबकि वो तीनों घबरा कर आगे की तरफ भाग गए थे। अचानक ही वो मेरी तरफ मुड़ा था और मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझे उठाने का इशारा किया। मैं झिझकते हुए उसका हाथ थाम कर उठ चुकी थी, खड़ी हो गई थी और मुझे देखती ही वो एकदम से बोला था,
9 बजे छुट्टी होती है, 10 बजे क्यों आ रही हो? उसका अंदाज़ा संजीदा था, जबकि उसके लहजे मामूल हो रहे थे। जैसे ही कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, मैं फ़ौरन बोली थी, कौन हो तुम? ना जाने क्यों मेरे दिल में यह ख़्याल आया था कि वो जो नज़रअंदाज कर रहा था वो नहीं, और मेरी तरफ देखते हुए बोला था, कुछ नहीं, अपनी हिफाजत किया करो और 9 बजे तक घर वापसी चली जाया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये कहते हुए ये कदम अंधेरे की तरफ गायब हो गया था। मैंने चारों तरफ निगाहें घुमाई थी, लेकिन वो अचानक से दूसरी तरफ सिमत हो गया था और फ़ौरन ही नज़र नहीं आया था, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। ये अभी क्या हुआ था, मेरी समझ में कुछ नहीं आया था। उस लड़के को देखकर मैं इतना समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। ये लड़का गरीब नहीं है, इसके पास बहुत कुछ है और मुझसे कुछ छुपा रहा है। उसका चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि वो फकीर नहीं है। पूरा रास्ता मैं कसमकस में रही थी। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से अपने बिस्तर पर बैठ गई थी। आज मैंने मेरे लिए खाना गर्म किया था और ना ही मैं खा पाई थी और ना ही मैंने मम्मी को कॉल की थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्या वाकया पेश आया था, अभी मैंने सब सोच ही रही थी कि अचानक एक नंबर मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर झिलमिलाने लगा। मैंने मोबाइल देखा तो वही नंबर कॉल आ रही थी। मैंने फ़ौरन ही कॉल रिसीव कर ली थी। ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जी ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि उसी फ़कीर का ही है। कॉल उठाते ही मैं बोली, अगर आज मुझसे कोई कुछ नहीं हुआ तो नंबर ब्लॉक कर दूंगी। बताओ कौन हो तुम और मुझे क्यों रोज़ाना कॉल करके परेशान करते हो? मेरी बात सुनने के चंद लम्हे बाद गहरी आवाज़ स्पीकर में गूंजी, मेरा नंबर अनब्लॉक करो। उसकी बस एक ही बात सुनकर मैं गुस्सा हो गई थी और फ़ौरन बोली थी, नहीं करूँगी अनब्लॉक। अब तुम मुझे नहीं बताओगे तुम कौन हो, मैं अनब्लॉक नहीं करूँगी। मेरी बात सुनकर अचानक ही खिड़की से एक पत्थर उड़ता हुआ आया था। मैं तुम्हें सांस लेना भी भूल गई थी। मैं फ़ौरन ही पीछे हट गई थी। चंद लम्हों के बाद जैसे ही सांस बहाल हुई तो मैंने पत्थर उठाया। आज भी उसी तरीके से सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था, मेरा नंबर अनब्लॉक करो। मैं थोड़ा घबरा गई थी और मैं फ़ौरन ही नंबर को अनब्लॉक कर दिया था तो वहाँ पर ढेर सारे तस्वीर आई हुई थी। मैंने हैरत से तस्वीरें को खोला तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी। कहीं भी कंपनी में काम कर रही थी तो कहीं पर चल रही थी तो कहीं पीजी में सफाई कर रही थी तो कहीं मम्मी से बात कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। ये सब क्या था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा उसी नंबर पर कॉल लगाई तो उस कॉल रिसीव कर ली गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही अगले शख्स की आवाज़ गूंजी, पीजी का दरवाज़ा खोलो, मैं सामने ही खड़ा हूँ। इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। न जाने कौन सी कुदरत ताकत थी, मैं बेतहाशा दरवाजे की तरफ लपकी थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक पैंट कोट में आदमी एक तरफ बढ़ा किए खड़ा था। मैं उसे देखते ही बोली, कौन हो तुम और क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अब वह अचानक पलटा तो फिर अपनी निगाहें फिरना भूल गई थी, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि फ़कीर था, जो अभी थोड़ी देर पहले बदहाल कपड़ों में था। और उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये फ़कीर है और रास्तों में भीख मांगता है। वो मुझे देखते हुए बोला, अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? जबकि मैं घबरा कर एक तरफ हो गई थी। वो मेरे पीजी के अंदर आ गया था और मेरे बिस्तर पर बैठ गया था। मैं उसे देखते हुए बोली, कौन हो तुम और ये सब ड्रामा क्या है? ये कपड़े, ये फ़ोन, ये सब क्या है? वो बोला। मेरी बात सुनकर चंद लम्हों के लिए खामोश रहा और फिर जो हकीकत बताई और सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगा, मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ और ख़ुद भी एक बिजनेसमैन हूँ। तुम जिस गांव में रहती हो वहाँ पर हमारी भी काफ़ी ज़मीनें हैं। जिस दिन तुम्हारे पापा का देहांत हुआ था उस दिन इत्तेफाक से मैं अपनी ज़मीनें बेचने के लिए गांव आया हुआ था। तुम कुएं के पास खड़ी होकर रो रही थी जब तुम मेरी नज़रों में आई थी। ज़िंदगी में हर किसी से मुझसे शादी करने के लिए कहा था। हर किसी ने मेरे सामने कई लड़कियां रखी और कई लड़कियों ने मुझे प्रपोज किया, मगर मुझे कोई पसंद नहीं आई थी। ऐसा लगता था जैसे हर लड़की मुझे धोखा और फ़रेब दे रही थी। किसी में मासूमियत नहीं होती थी, सब बेढंगा होते हैं। मगर जिस दिन से मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, ना जाने क्यों मेरे दिल में मैं तुम्हारी उस उदासी को सीने में समेट लूं।
मगर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम सब बिना सोचे समझे इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ पर मुझे पूरे 3 महीने का अरसा लग गया और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि तुम मुंबई आ चुकी हो। यहाँ पहुँचकर मैंने बहुत मुश्किल से तलाश किया और इन सब चीज़ों में बहुत वक्त लग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊँ। न जाने क्यों मेरा दिल कहा कि तुम्हारे एक परीक्षा लो और फिर मैंने खुद को एक फ़कीर के लिबास में ढाल लिया। सबसे हाकिराना तब का यही होता है ताकि मुझे सब पता चल जाए कि तुम एक फ़कीर के साथ कैसी हो। और उस दिन जब तुमने मुझे सुनकर रास्ते पे मदद की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल चुका है। क्या मेरी दुल्हन बनोगी? क्या मेरी सारी ज़िंदगी के लिए अपने पति कबूल करोगी? मैं वादा करता हूँ मैं बहुत खुशियाँ दूंगा तुम्हारे दामन में, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दूंगा। तुम्हारे तरफ उठने वाली हर उंगली को मैं तोड़ दूंगा। क्या मेरी होगी तुम? चंद लम्हों के लिए मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। न जाने क्यों उसकी आंखों में मैं सच्चाई नज़र आ रही थी। क्या मेरी ज़िंदगी इतनी आसानी से बदल सकती थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यानी वो गैर मामूली वाक़यात मेरे साथ हो रहे थे। शायद मुझे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। शायद मैं भी किसी जिम्मेदारी को उठा उठा कर थक चुकी थी। मैं रोते हुए न जाने किस एहसास की तरफ उनके सीने से लग गई थी। मैंने फ़ौरन ही उसने मुझे समेट लिया और ना कहते हुए ज़िंदगी मुश्किलें आती ऊपर वाला कोई एक सहारा आपकी ज़िंदगी में ज़रूर भेजता है जो आपकी ज़िंदगी में बुरे रंग को मिटा देता है और खुशियाँ बिखेर देता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो मुझे सच्चा प्यार करता है। मैं दुआ करती हूँ कि हर लड़की के नसीब भी ऐसे ही हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर